हेलो मेरे टॉपर्स। तो कैसे हो सारे। लास्ट क्लास में हमने हेरिडिटी चैप्टर डिटेल में देखा था। आई होप तुम्हें हेरिडिटी में कोई डाउट नहीं होगा। आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को ऑन शॉट में लेके आए हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थोड़ा लेंदी चैप्टर तो है, लेकिन ये बहुत ईजी है और हम इसमें आराम से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, सॉल्व कर सकते हैं। तो फटाफट से वन शॉट में इसको देख के ख़त्म करो, और ताकि तुम एग्जाम प्रिपेयर हो सको। और कोई डाउट हो तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि हम वहाँ से स्टार्ट कर सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारा टॉपिक है जैसे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसमें दो चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है, पहला तो कंट्रोल और दूसरा कोऑर्डिनेशन। क्या होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके बारे में हमें डिटेल में देखना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमें अगर बात करें कंट्रोल पार्ट की, तो कंट्रोल पार्ट में हमें ये देखना है कि हमारे बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, पैरेलली मेरा रेस्पिरेशन चल रहा है, मेरा मेटाबॉलिज्म चल रहा है, मैंने जो खाना खाया है वो डाइजेस्ट हो रहा है। तो ये सारा का सारा काम हो रहा है, राइट। फिर कोऑर्डिनेशन में, कोऑर्डिनेशन का मतलब हो गया कि ऑलरेडी सारे काम चल रहे हैं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो और तुम्हारे बॉडी में भी सेम काम ऑलरेडी चल रहे हैं, राइट। तो वो कैसे कोऑर्डिनेट हो रहा है और इनके पीछे कौन है जो कोऑर्डिनेट कर रहा है, उसके बारे में हमें आज पढ़ना है। तो उसके बारे में हमें आज डिटेल में देखना है, जो कि है हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम अपना नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेसिकली हमारा जो है वो दो चीज़ों से हो रहा है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहला है हमारा नर्वस सिस्टम और दूसरा है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। अब दोनों क्या होता है सर, इसके बारे में भी हम देखेंगे डिटेल में। ठीक है, देखो, नर्वस सिस्टम में बेसिकली हमारे पास जो है वो है न्यूरॉन्स। इसमें फिर इसका नर्वस सिस्टम का डिवीजन हम देखेंगे कि कैसे नर्वस सिस्टम हमारा डिवाइड होता है। ठीक है, जिसमें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे और जिसमें हम सीएनएस और पीएनएस के बारे में बात करेंगे और ब्रेन वगैरह के बारे में डिटेल में देखेंगे। उससे पहले हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो और फिर एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम में जनरली हम हार्मोन्स के बारे में देखते हैं और इसके बारे में हम डिटेल में देख के कौन कौन से हार्मोन किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है करके ख़त्म कर देंगे। तो चलो, सबसे पहले अगर हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम जब देखते हैं तो हमारे पास देखो, ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम ब्रेन की बात करते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं, यानी कि एसएनएस और एएनएस के बारे में बात करते हैं डिटेल में। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमारा एएनएस जो है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दो अलग अलग नर्वस सिस्टम में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आई होप तुम्हें यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा, ये क्लियर होगा। ठीक है, अब हम डिटेल में देखने वाले हैं सबसे पहले न्यूरॉन्स के फंक्शन को, और उसके बाद हम आगे की चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कैसे हमारा कैसे हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड काम करता है। तो उन सभी चीज़ों से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि स्टिमुलस क्या होता है। ठीक है, देखो, स्टिमुलस वो चीज़ है जो कोई भी रिस्पॉन्स हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में ना, कोई भी चेंज हो रहा है, कोई भी रिस्पॉन्स हो रहा है, उसको हमें फील कराए। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि अगर मान लो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अचानक से यहाँ पे आग लग जाए, तो आग लगेगी तो हीट होगा, लाइट होगा। ठीक है, ये हीट और लाइट मेरे सेंस ऑर्गन्स में सेंसेशन आएंगी उसकी, राइट, और फिर मैं फील कर पाऊंगा। तो वो हीट और लाइट की वजह से मुझे फील हुआ कि हाँ यहाँ पे आग लगा है, तो वो हीट एंड लाइट विल बी माई स्टिमुलस और स्टिमुलाई। ठीक है, उसके बाद कोल्ड हो गया, अचानक से यहाँ पे ठंडी आ गई, या फिर मान लो मेरे किचन में कुछ बहुत टेस्टी खाना बन रहा है, ठीक है, तो उसके स्मेल से मुझे कुछ पता चले। मान लो कि कोई मुझे आकर थप्पड़ मार दे तो टच हो गया। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से हमारे इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में हम अभी हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहा है, जब हम उस पर बात करते हैं तो वो हो जाता है हमारा स्टिमुलाई। जैसे कि स्टिमुलाई में टच हो गया, विजन हो गया, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, मेरे लिए कुछ खतरा है कि नहीं है, इन सभी चीज़ों को मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। तो ये मेरे लिए क्या हो गई, ये मेरे लिए स्टिमुलस की तरह काम करेंगे ये चीज़ें। ठीक है, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, हियरिंग हो गया, इन सभी चीज़ों को हम स्मेल में, ये स्टिमुलाई में ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, स्टिमुलाई के साथ साथ दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक तो है रिसेप्टर और एक है इफेक्टर। ठीक है, रिसेप्टर क्या है, देखो, हमारे बॉडी में अलग अलग जगहों पे अलग अलग सेंसरी ऑर्गन्स लगे हुए हैं, जो 5 होते हैं हमारे पास सेंस ऑर्गन, हमने बात करेंगे आगे। नोज हो गया, ईयर हो गया, आई हो गया, टंग हो गया और हमारा स्किन हो गया। ये 5 हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स है। ठीक है, अब ये सेंसरी ऑर्गन क्या करता है ना, पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। ठीक है, तो स्टिमुलस को रिसीव कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ये क्या है, ये रिसेप्टर की तरह काम करेंगे। आई होप यहाँ तक में तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा।
हाँ, ये हमारे रिसेप्टर की तरह काम करेंगे क्योंकि ये हमारे हाँ सिग्नल्स को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब तो ये हो गए रिसेप्टर्स, ठीक है। इफेक्टर क्या होते हैं? तो इफेक्टर वो चीज़ है सर जो हमारा बेसिकली क्या करे, वो बॉडी पार्ट विच कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, ठीक है। यानी कि देखो बेसिकली क्या होता है कि जो सिग्नल हमारा जो ये है स्टिमुलस जो सिग्नल लेके आया, ठीक है, और हमारे जो सेंस ऑर्गन्स इस सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं, वो सिग्नल हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, वहां से वो ब्रेन तक पहुंचता है। जैसे ही वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है, उसके बाद ब्रेन इंस्ट्रक्ट करता है कि इस सिग्नल के अगेंस्ट में ये काम करना चाहिए, ठीक है। तो वो जो सिग्नल लेके आता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मेरा हाथ है, ठीक है, यहाँ पे हाथ है मेरा, अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई खतरा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे खतरा मुझे फील हुआ, जैसे मीन्स यहाँ पे आग वगैरह कुछ भी लग सकता है, ठीक है। तो कोई खतरा फील हुआ, तो अब मेरा ब्रेन जो सिग्नल भेजेगा कि यहाँ से हाथ हटाओ क्योंकि यहाँ पे खतरा है, ठीक है, वो होगा हमारा इफेक्टर की वो जो ऑर्गन हमारा जो पार्ट जो होगा वो सिग्नल को लेके आएगा, उसको हम इफेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ग्लैंड हो गया और मसल्स इफेक्टर की तरह काम करते हैं। अलग अलग ग्लैंड्स और अलग अलग मसल्स हमारे बॉडी में इफेक्टर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें मसल्स की, तो मेरा हाथ यहाँ से जो हटा है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टर ओनली। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब ये तो था हमारे पास बेसिक एक इफेक्टर के बारे में और ग्लैंड्स के बारे में, जिनके बारे में तुमने पढ़ लिया। अब देखो, अगर हम आगे बढ़ते हैं इन चीज़ों से और थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में, तो क्या आएगा हमारे पास। हाँ, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बात ऑलरेडी कर लिया है। हमारे पास जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारा ईयर है, आइज़ है, नोज है, टंग है और स्किन है, ठीक है। तो ये ईयर जो है वो क्या कराने के लिए मदद करता है, हमारा आइज़ है वो क्या करता है, विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नोज जो है वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग इसमें जो है पूरे के पूरे सिस्टम हमारे पास हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिग्नल को रिसीव करने का काम करेंगे। आई होप यहाँ तक में तुम्हें रिसेप्टर्स तो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं, बहुत ही डिटेल एक टॉपिक है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन तुम्हारे इस लेंथी चैप्टर के यही से आने वाला है, न्यूरॉन्स से, ठीक है। तो न्यूरॉन्स क्या है, देखो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, ठीक है, जो कि हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स है बेसिकली हमारा न्यूरॉन, ठीक है। और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि ये सिग्नल को ट्रांसफर करने में मदद करता है, कि जो सिग्नल आया है उस सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करवाने में ये बेसिकली ये मदद कर रहा होता है। तो ये काम है हमारे न्यूरॉन्स का। आई होप तुम्हें इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल है नर्वस सिस्टम का, पूरे नर्वस सिस्टम को यही बनाता है, ठीक है। और जो ये न्यूरॉन है वो ह्यूमन बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल भी है, ये तुमने पहले भी पढ़ा होगा और अभी भी तुम जान लो इसके बारे में। चलो अब देखो, अब जो न्यूरॉन है ना इसके 3 पार्ट्स भी होते हैं। जो पहला पार्ट है न्यूरॉन का उसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं एक्सॉन और तीसरे पार्ट को हम बोलते हैं दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं साइटोन और तीसरे पार्ट को बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है। तो जो ये हमारा ये है डेंड्राइट्स के बाद ये जो है इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी या फिर साइटोन, ठीक है। तो अलग अलग काम है तीनों का। जो डेंड्राइट्स है वो क्या करेगा, वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा, ठीक है। जो दूसरा, जैसे कि मान लो ये हमारा एक न्यूरॉन है, ठीक है, तो यहाँ पे होगा दूसरा न्यूरॉन, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है ना, ये यहाँ से एक न्यूरॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल को रिसीव करने का काम करता है। कि जो ये डेंड्राइट्स यहाँ पे है बेसिकली अगर देखा जाए, तो ये जो ये इस न्यूरॉन से सिग्नल आया, ठीक है, और ये सिग्नल पहुंच गया यहाँ पे, इसको हम साइनेप्स बोलेंगे, अभी डिटेल में देखने वाले हैं हम। तो यहाँ से क्या होगा ना कि ये जो डेंड्राइट्स है वो सिग्नल को कैच करने का काम करता है। तो डेंड्राइट्स क्या करेगा सर, एक्वायर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन को लेने का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद सेल बॉडी है, सेल बॉडी जो है वो इन्फॉर्मेशन को ट्रेवल कराएगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में, ठीक है। बेसिकली ये सेल बॉडी क्या करता है, अपने इन्फॉर्मेशन को जो आता है इसके पास इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डेंड्राइट्स, वो उस इन्फॉर्मेशन को एक्सॉन तक पास कर देता है। इसका काम बस यही तक है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक्सॉन का पार्ट है। जो एक्सॉन है हमारा, ये एक लॉन्गेस्ट फाइबर है हमारा बॉडी का, ठीक है, सेल बॉडी का लॉन्गेस्ट फाइबर है, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफर करने का काम करता है। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे, देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया है तुम्हें देखो जैसे कि मैं बता रहा था तुम्हें कि मान लो ये हमारे पास एक
न्यूरॉन, ठीक है, ये दूसरा न्यूरॉन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन ये वाला पार्ट है, तो ये ऐसे सिग्नल को ट्रांसफर करेगा, ये हमारा एक्सॉन टर्मिनल आ गया। अब फिर यहाँ से जो सिग्नल है वो डेंड्राइट्स में पास हो रही है, यानी कि जो ये एक्सॉन है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पास करने में मदद करता है, ठीक है। ये हो सकता है कि माइलिनेटेड हो और नॉन माइलिनेटेड भी हो सकता है। माइलिनेटेड होता है तो उसका मतलब ये है कि उसमें इंफॉर्मेशन जो होगी वो फास्ट ट्रेवल करेगी। अब माइलिनेटेड का क्या मतलब होता है, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो देखो, माइलिनेटेड का यहाँ पे सीधा साधा मतलब क्या है कि हमारे पास सिंपली 2-3 चीज़ें हैं, उसको हमें पढ़ने की ज़रूरत है। देखो जैसे कि क्या है हमारे पास, ये जो हमारा है ये है पूरा हमारा एक्सॉन, ठीक है। तो एक्सॉन में एक एक्स्ट्रा सीथ होता है, ठीक है, जिसको हम माइलिनेटेड सीथ बोलते हैं, एक्स्ट्रा लेयर होता है, ठीक है, उसको माइलिनेटेड सीथ बोलते हैं। अगर ये माइलिनेटेड सीथ है तो वहाँ से बेसिकली इन्फॉर्मेशन बहुत फास्ट मूव करती है, अगर नहीं है तो इन्फॉर्मेशन स्लो हो जाती है, ठीक है। तो ये है बेसिकली 3 पार्ट्स हैं न्यूरॉन के, डेंड्राइट, सेल बॉडी और हमारा एक्सॉन। तीनों के फंक्शंस मैंने तुम्हें समझा दिए, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। अगर तुम पढ़ रहे हो तो इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हो अपने, तुम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे हो। चलो, नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस इज फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन। क्या होता है न्यूरॉन का फंक्शन, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया ऑलरेडी, जो न्यूरॉन है हमारा वो क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन को पास करेगा, ठीक है, पास ऑन द स्टिमुलस या फिर इंफॉर्मेशन, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक करेगा, तो डेंड्राइट से कहाँ तक पास करेगा, ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक, ठीक है। वो पास करने का काम करता है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में सिग्नल्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। अब देखो, अब जो डेंड्राइट्स है वो सिग्नल को रिसीव कर रहा है, डेंड्राइट्स क्या कर रहा है, सिग्नल को रिसीव कर रहा है, ठीक है, और फिर वो बेसिकली एक्सॉन तक पास हो रहा है, मतलब बीच में साइटोन भी है, और फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अगले डेंड्राइट्स तक पास हो रहा है, ठीक है। तो इसी को हम बोल रहे हैं बेसिकली कि मेन फंक्शन इसका यही है, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है ना कि हमारे पास 2 न्यूरॉन्स के बीच में एक गैप होता है, ठीक है, उस गैप को हम बोलते हैं साइनेप्स। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये है हमारा यहाँ पे एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन हमारा यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो 2 न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप आया है, इस गैप को हम बोलते हैं साइनेप्स, ठीक है, साइनेप्स बोलेंगे इसको। देखो बेसिकली क्या हुआ कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से डेंड्राइट्स ने रिसीव किया है, ठीक है, वो साइटोन में जाएगा, सेल बॉडी में, फिर वहाँ से एक्सॉन तक जाएगा, ठीक है। अब ये जो एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं ना, यहाँ पे लगे हुए रहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि एसिटाइल कोए होता है और अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, जैसे ही सिग्नल आता है वो यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं, केमिकल्स होते हैं ये, और ये जैसे ही रिलीज होंगे ना तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस न्यूरोट्रांसमीटर के हेल्प से दूसरे डेंड्राइट्स में पहुँच पाता है, ठीक है। जो सिग्नल इलेक्ट्रिकली यहाँ पे आके रुक गया था एक्सॉन के लास्ट पार्ट में, एक्सॉन टर्मिनल पे, अब वो डायरेक्ट जंप तो कर नहीं सकता है दूसरे डेंड्राइट्स पे, तो वो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं एसिटाइल कोए के फॉर्म में, और फिर वो साइनेप्स, उस एरिया को बोल रहे हैं हम, वहाँ पे हमारा एसिटाइल कोए रिलीज होगा, वहाँ से हमारी सिग्नल्स आएंगी और फिर वो रिसीव होके हमारा डेंड्राइट्स तक चला जाएगा, और डेंड्राइट्स में इस चीज़ का प्रोसेसिंग होगा और अगेन ये काम चलते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो केमिकल रिलीज हो रहा है वो मेन काम ये कर रहा है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसफर हो सके दूसरे न्यूरॉन में, वो काम कर रहा है। तो इसी केमिकल को हम बोल रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर। आई होप तुम्हें ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो चलो एक बार वापस से देख लेते हैं। देखो ये सिग्नल कैसे पास हो रहा है एग्जैक्टली उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है उसको डेंड्राइट ने रिसीव किया, ठीक है। डेंड्राइट ने रिसीव किया तो द केमिकल रिएक्शन सेट ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, वही है हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पासेस फ्रॉम डेंड्राइट्स टू सेल बॉडी, हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डेंड्राइट से सेल बॉडी में पास हो गया, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब फिर वो एक्सॉन तक पास हो जाएगा और फिर वो नर्व एंडिंग यानी कि एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचेगा। अब देखो
इलेक्ट्रिक इम्पल्स सेट ऑफ सिग्नल कॉल्ड न्यूरो ट्रांसमिटेड अक्रॉस द साइनेप्स, वही बात हो गया जो मैंने बताया था कि न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। दिस अगेन पास एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द नेक्स्ट डेंड्राइटिक न्यूरॉन, ठीक है। अब सिंपली क्या है कि दो न्यूरॉन के बीच में जो साइनेप्स है ना, वहाँ पे केमिकल्स आ गए। अब फिर केमिकल्स आने के बाद वो क्या होगा कि सिग्नल को ईजी हो जाएगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होने के लिए। तो ये मेजरली काम होता है हमारा न्यूरॉन्स का, ठीक है। अब आता है हमारे पास नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या होता है, इसको थोड़ा सा अगर हम समझते हैं तो देखो, नर्व इम्पल्स आर वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल कैरिड अलोंग न्यूरॉन्स। वही है कि जो सिग्नल है ना, सिग्नल इटसेल्फ इज अ नर्व इम्पल्स, ठीक है, जो कि हमारा रिसेप्टर से लेके आता है स्टिमुलाई से, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें चेंज हो रही है स्टिमुलाई के फॉर्म में, उन चीज़ों को हमारे रिसेप्टर से लेके आता है और आगे पास करता है, दैट इज कॉल्ड और नर्व इम्पल्स। आई होप तुम्हें यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, जो ये न्यूरॉन्स हैं हमारे, वो तीन टाइप के हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स हैं, देखो हमारे बॉडी में सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है, 5 सेंस ऑर्गन है, ठीक है। आई हो गया, ईयर हो गया, टंग हो गया, हमारा नोज हो गया और स्किन हो गया, ये 5 हमारे पास न्यूरॉन्स हैं। अब ये जो 5 न्यूरॉन्स हैं ना, यही हमारे पास, इन्हीं के ऊपर रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं जो कि अलग अलग चीज़ों को रिसीव करते हैं कि हमारे बॉडी में जो इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है उन चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं और रिसीव करते हैं और फिर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पास कर देते हैं, ठीक है। तो ये काम होता है सेंसरी न्यूरॉन का। उसके बाद वो जो इंफॉर्मेशन आया है, ब्रेन उसको प्रोसेस करता है। ब्रेन प्रोसेस करने के बाद उस इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट में क्या करना चाहिए ये चीज़ बताता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन वो इन्फॉर्मेशन क्या करना चाहिए वो वाला इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा और वो करवाएगा काम। ये मसल्स और ग्लैंड्स इस पे इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। तो ये काम हो गया। और इंटर न्यूरॉन जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में रहता है और दोनों में कनेक्शन बनाता है, उसको हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। आई होप तुम्हें यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक में चीज़ें तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो आगे बढ़ने के लिए हमें एक और पार्ट समझना है जो कि है हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। अब क्या हुआ कि मान लो ये हमारा है हैंड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि कोई हॉट रड तुमने टच कर दिया, ठीक है। तो जब तुमने हॉट रड टच किया, तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिक वहाँ से हट जाएगा ड्यू टू रिफ्लेक्स एक्शन, तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो वो जो हट रहा है ना, वो कैसे हट रहा है उस चीज़ को थोड़ा सा समझें अगर हम, तो हमारे स्किन है, स्किन के ऊपर लगे हुए हैं रिसेप्टर सेल्स, ठीक है। वो इस सिग्नल को रिसीव करेंगे और वो बेसिकली क्या करेंगे, हमारे ब्रेन तक पहुंचा देंगे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है। ब्रेन प्रोसेस करके मोटर न्यूरॉन को बोलेगा कि मतलब स्पाइनल कॉर्ड को बोलेगा कि ये काम करवाओ, और फिर जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ मोटर न्यूरॉन होगा, ठीक है, वो मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, वो मोटर न्यूरॉन बेसिकली हमारे मसल्स तक, हाथ के मसल सेल तक जाएगा। जैसे कि मान लो ये हमारा मसल सेल हो गया, ठीक है। तो ये मसल सेल आया है ना, तो ये न्यूरॉन जो मोटर न्यूरॉन होगा ना, वो उस मसल सेल पे आके बैठेगा, ठीक है। और वो दोनों का जो कनेक्शन होगा उनको हम बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। और वो कनेक्शन बनेगा, फिर जो न्यूरॉन है मोटर न्यूरॉन वो इन्फॉर्मेशन लेकर आया है कि यहाँ से हाथ को हटाना है, तो वहाँ का जो मसल सेल होगा एक्टिवेट होगा, ये मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और वहाँ से हाथ को हटा लेंगे। तो वो पूरा प्रोसेस जो है, जो एक रिस्पॉन्स है, वो कौन करवा रहा है हमारा, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का काम है ये करवाना इस प्रोसेस को, ठीक है। अब देखो, अब इन्हीं प्रोसेसेस में हमारे बॉडी के अंदर 2 मूवमेंट होते हैं, ठीक है। एक मूवमेंट है हमारा वॉलंटरी मूवमेंट और एक होता है हमारा इनवॉलंटरी मूवमेंट। तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो, वॉलंटरी मूवमेंट वो मूवमेंट्स है जो हम अपने विल से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मेरा बोलना, ठीक है, जैसे कि मेरा चलना, लिखना, डांस करना, जंप करना, ये सभी चीज़ें मैं खुद से कर सकता हूँ ना कंट्रोल के साथ। तो ये हो गया वॉलंटरी मूवमेंट। इनवॉलंटरी मूवमेंट वो मूवमेंट्स हैं जो हमारा ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हम अपने विल के अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, पैरेलली मेरे हार्ट में ब्लड पंप हो रहा है, ठीक है, हमारा मूवमेंट चल रहा है, पेरिस्टेटिक मूवमेंट चल रहा है, हमारा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है मसल्स का, तो इन सभी में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, राइट। तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट, जहाँ पे हम अपने मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल ना हो उन मूवमेंट्स को हम इनवॉलंटरी मूवमेंट्स बोल देंगे, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा तुम्हें। अब देखो, जो कि हमने अब यहाँ पे बात किया था पहले कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हमारा कैसे डिवाइडेड है,
देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइडेड है। तो अब हम डिटेल में बात करने वाले हैं अपने ब्रेन के बारे में, ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमने जो भी कुछ पढ़ा है, सिग्नल हो गया या फिर न्यूरॉन्स हो गए, वो सब बेसिक चीज़ें थी, वो चैप्टर के स्टार्ट के लिए था, ठीक है। ब्रेन हमारा है एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, डिटेल में समझते हैं कि ब्रेन क्या होता है। तो हम ब्रेन के बारे में बात करते हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। देखो ब्रेन जो है वो हमारे बॉडी का हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन सेंटर है। सबसे पहला पार्ट है कि ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन सेंटर है जो हमारा कहाँ पे रहता है, इसका लोकेशन है हमारे स्कल में, ठीक है। ब्रेन हमारे स्कल में लोकेटेड रहता है। स्कल क्या करता है, स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। और स्कल के नीचे एक और प्रोटेक्शन का लेयर रहता है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम, ठीक है। और ये क्रेनियम क्या करता है, ये स्पेशली स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है लेयर। कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो इसमें 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है। इन तीनों लेयर्स को हम बोलते हैं मेनिंजेस, ठीक है। यही मेनिंजेस की मदद से हमारा जो ये है ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड रहता है। इसमें ड्यूरामीटर होता है, पैरामीटर होता है, वो अलग अलग चीज़ है, उनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, अब एक ब्रेन है हमारा मान लो, और वो हमारे पास ये क्रेनियम है, ठीक है। इनके बीच में स्पेस होता है, और ये स्पेस फिल्ड होता है एक स्पेसिफिक टाइप के फ्लूइड से। उस फ्लूइड को हम बोलते हैं CFS, CSF का फुल फॉर्म क्या है, सेरिब्रो और सेरिब्रा स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। सेरिब्रा स्पाइनल फ्लूइड होता है जो कि हमारा क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल शॉक से, ठीक है। आई होप यहाँ तक में तुम्हें ब्रेन के बारे में क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। देखो ब्रेन जो है उसके 3 रीजन्स होते हैं मेन, एक तो है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। जो हमारा फोर ब्रेन है वो है हमारा फ्रंट पार्ट, फोर मतलब फ्रंट। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ना, जो इसमें तुम पिंक पार्ट देख रहे हो इस पूरे ब्रेन में, दैट पार्ट बिलोंग्स टू फोर ब्रेन, ठीक है। उसके बाद बहुत छोटा पार्ट होता है मिड ब्रेन का, जिसमें से सिर्फ तुम्हें हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ना है। और फिर हमारा हाइंड ब्रेन आ जाता है। हाइंड ब्रेन में तुम्हें सिर्फ ये जो पार्ट है, यहाँ से जो पर्पल कलर में तुम्हें पार्ट दिख रहा है पूरा, ये पूरा पर्पल कलर वाला पार्ट हमारा हाइंड ब्रेन है। तो ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स नहीं रीजन्स है ब्रेन के, जो हमारा फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है। आई होप यहाँ तक में तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा। अब थोड़ा सा हम फोर ब्रेन के बारे में अगर डिटेल में बात करना चाहें तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फोर ब्रेन के बारे में क्या होता है फोर ब्रेन, तो देखो फोर ब्रेन जो है वो मेनली हमारा बना है एक स्पेशल पार्ट से, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम से बना हुआ है, और सेरिब्रम जो है वो है मेन पार्ट थिंकिंग का ब्रेन के लिए। जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी एग्जाम में रिजल्ट कैसा आएगा, सर पास होंगे या नहीं होंगे, वो तुम्हारा सेरिब्रम वाला जो पार्ट है वही कंट्रोल कर रहा है। ये पूरा का पूरा पार्ट देखो, ये पूरा जो पार्ट है, दिस ऑल पार्ट बिलोंग्स टू सेरिब्रम, ठीक है। ये काम करता है। तो थिंकिंग का काम हो गया, और क्या काम करता है सर, तो ये लर्निंग का भी काम करता है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम पढ़ रहे हो, उसमें यही रिस्पॉन्सिबल है। रीजनिंग का काम करता है, ठीक है। इंटेलिजेंस का काम करता है, तुम कितने इंटेलिजेंस हो वो सभी चीज़ें कंट्रोल करेगा। तुम्हारी पर्सनालिटी कैसी होगी उस पर, और तुम्हारा मेमोरी क्या होगा, वो सारी चीज़ों पे को ये कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। दिस इज सेरिब्रम, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या होता है ना, कि ये हमारे कंट्रोल करता है सेंसेशन को, थॉट्स को, इमोशन को, एक्शन को, ये सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देखो, अब हम जब बात करते हैं तो ये जो सेरिब्रम है ना हमारा, इसके भी मतलब कि सेरिब्रम के अंदर अगर हम बात करें तो वी हैव इन सेरिब्रम बेसिकली, ये हमारा फोरब्रेन का पार्ट है, सेरिब्रम में है हमारा फोरब्रेन का पार्ट, ठीक है। उसके बाद 2 चीज़ें और हैं, एक तो है हमारा यहाँ पे इस डायग्राम में नहीं है, वो है हमारा फोरब्रेन के अंदर, फर्स्ट इज सेरिब्रम that we have discussed. Second part that we need to discuss is thalamus, and the third part is hypothalamus. बट हाइपोथैलेमस जो है ना,
ये बेसिकली मेन पार्ट है मिड ब्रेन का, ठीक है। तो उसके बारे में हम अभी डिटेल में डिस्कस मिड ब्रेन के अंदर करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सेरिब्रम को और डिटेल में डिस्कस करना चाहें हम, तो हम क्या बोल सकते हैं सेरिब्रम के बारे में। देखो, जो सेरिब्रम है वो है बेसिकली हमारा मेंटल एबिलिटीज़ के लिए, थिंकिंग के लिए, मेमोरी के लिए, रीजनिंग के लिए, परसेप्शन के लिए, इमोशन के लिए, स्पीच के लिए, जो कि मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ, ठीक है। इंटरप्रेट सेंसेशन एंड रिस्पॉन्स टू पेन, कोल्ड, हीट एंड प्रेशर। जो भी हमारा सेंस ऑर्गन जो हमारा सेंस ऑर्गन है, उनके जो भी रिसेप्टर्स हैं, वो जो भी इंफॉर्मेशन लेके आएंगे वो यही इंटरप्रेट करके उसको इन्फॉर्मेशन को के अगेंस्ट में क्या काम करना है वो बताएगा, ठीक है। अब देखो, ये जो फोरब्रेन है ना, इसके 4 अलग अलग लोब्स हैं, ठीक है। फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ओसिपिटल लोब, ठीक है। फ्रंटल लोब क्या है, तो अपने हाथ को ऐसे करो और यहाँ पे ऐसे रखो, ठीक है। जो पार्ट आगे दैट ऑल पार्ट इज कॉल्ड फ्रंटल लोब, ठीक है। ये क्या करता है फ्रंटल लोब सर, तो फ्रंटल लोब हमारा मेमोरी, लर्निंग, रीजनिंग और स्पीच के कोऑर्डिनेशन में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पेराइटल लोब। पेराइटल लोब क्या करता है, अपने हाथ को ऐसे करो और ऐसे रखो, ठीक है। तो ये जो पार्ट आ गया पेराइटल लोब, ये पूरा पार्ट है पेराइटल लोब का। पेराइटल लोब क्या करेगा, तो हमें ये पेन के लिए, पेन होगा, टेम्परेचर बढ़ेगी, ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा, इन सभी चीज़ों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और एक लेवल तक टेस्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि उसके पास गस्टेटरी रिसेप्टरी एरियाज होते हैं जो कि टेस्ट को रिसीव करते हैं, ठीक है। उसके बाद टेम्पोरल लोब, अपने हाथ को अगेन लो और कान के ऊपर लगा लो। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया टेम्पोरल लोब का, ठीक है। टेम्पोरल लोब क्या करता है, तो स्पीच को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है थ्रू द हेल्प ऑफ कान, ठीक है। उसके बाद स्मेल के लिए यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। और फिर है हमारे पास ऑसिपिटल लोब, अपने ब्रेन को ऐसे लो, हाथ को ऐसे लो और पीछे की तरफ चले जाओ। तो ये जो पूरा एरिया आ रहा है यहाँ वाला, एकदम से नीचे वाला नहीं, उसके ऊपर वाला, ये वाला, ठीक है, वो है हमारा ऑसिपिटल लोब। यहाँ पे क्या होता है कि हम जो भी देखते हैं उसका प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। वो हमारा ऑप्टिक नर्व यहीं से कनेक्टेड रहता है, तो यहाँ पे जो हम देखेंगे वो सब चीज़ यहाँ से कंट्रोल होगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा फोरब्रेन का कहानी। अब हम मिड ब्रेन के बारे में बात करते हैं। तो मिड ब्रेन में जैसे कि मैंने बताया था तुम्हें कि हमें यहाँ पे मिड ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस की बात करनी है, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है सर, तो अगर हम हाइपोथैलेमस के बारे में बात करें तो 2-3 काम है हाइपोथैलेमस के, ठीक है। देखो, जो ये है ना, इसको मैंने तुम्हें उसमें ही बताया था, फोरब्रेन में भी बताया था, क्योंकि ये हमारा बेस है सेरिब्रम का, ठीक है। यहाँ जैसे कि मान लो ये है हाइपोथैलेमस, तो इसी हाइपोथैलेमस के ऊपर पूरा लगा हुआ है हमारा सेरिब्रम, ठीक है। तो ये बेस है। काम क्या करता है ये, तो ये हमारा कंट्रोल करता है स्लीप, अवेक साइकिल, ठीक है। और ये हमें अर्ज कंट्रोल करता है हमारे ईटिंग का एंड ड्रिंकिंग का, ठीक है। हमें भूख लगा है, प्यास लगा है, उन चीज़ों को कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस। उसके बाद एक और काम इसका रहता है कि ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है। इसके साथ और भी काम है, इसको हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि प्यूटिट्री का उसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो जब हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में हम देखेंगे कि हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट दैट वी नीड टू डिस्कस इन ब्रेन इज हाइंड ब्रेन। देखो, हाइंड ब्रेन हमारा 3 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट इज सेरिबेलम, सेकेंड पार्ट इज मेडुला एंड थर्ड पार्ट इज पोन्स, ठीक है। देखो, यहाँ पे क्या है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, दिस एरिया बिलोंग्स टू हाइंड ब्रेन, ठीक है। अब इसमें ये जो एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड मेडुला, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, दिस एरिया इज कॉल्ड आवर पोन्स, ये पूरा एरिया, और उसके नीचे वाला हो गया मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। और फिर उसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू हो जाता है, अलॉन्ग विथ ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा सेरिबेलम का है। तो सेरिबेलम, मेडुला उसके साइड में नीचे और उसके ऊपर पोन्स, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स हैं। अगर हम सेरिबेलम की बात करते हैं सबसे पहले, तो इसके भी कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास। क्या फंक्शन है सेरिबेलम का, तो देखो, सेरिबेलम क्या करता है, तो अगेन ये हमारा सेरिब्रम के नीचे रहता है। देखो, ये पूरा का पूरा सेरिब्रम है, उसी के जस्ट नीचे ये है सेरिबेलम, जैसा कि मैंने बताया। तो पहला काम तो इसका पहला तो ये होगा कि ये हमारा नीचे रहता है, सेरिब्रम के नीचे है। उसके बाद इट कोऑर्डिनेट्स द मोटर फंक्शन, ये मोटर फंक्शनिंग को कोऑर्डिनेट करेगा। मोटर फंक्शन का क्या मतलब हुआ कि जो सिग्नल आया है उसके अगेंस्ट में क्या रिस्पॉन्स जनरेट होगा, दैट इज मोटर फंक्शन। उसमें ये कोऑर्डिनेट करता है। ये हमारे बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करता है और बैलेंस मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कि जो भी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं ना, उनको भी कंट्रोल करता है, ठीक है। मुझे पानी पीना है, ठीक है, मुझे लिखना है, मुझे चलना है, उन सभी चीज़ों में वॉकिंग वगैरह में सेरिबेलम कंट्रोल करता है। तो अब मान लो वॉकिंग में सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है,
ठीक है। अब कोई एल्कोहलिक पर्सन है तो उसमें बेसिकली जो एल्कोहलिक पर्सन है वो अल्कोहल ले लेगा तो उसका ब्रेन स्लो डाउन हो जाएगा, तो सेरिबेलम क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है, इसलिए वो डगमगा के चलता है, इधर उधर चलने लगता है। ठीक है, वो तो खैर बात की बात है, बट मेन फंक्शन तुम यहाँ से याद रख लेना इस चीज़ को। चलो, नेक्स्ट पार्ट दैट वी नीड टू डिस्कस ऑन इज मेडुला। मेडुला क्या करता है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, मेडुला हमारे ब्रेन स्टीम को बनाता है, पूरे ब्रेन के बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये बेस होता है ब्रेन का, और ये मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच का एरिया है। ठीक है, और ये सारे इन्वॉल्वेंट्री एक्शंस लाइक हियरिंग, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, स्लाइवेशन, वॉमिटिंग, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, ऑल्दो ये पार्ट्स सारे के सारे जो भी पार्ट्स हैं जो तुम पढ़ रहे हो उनमें 2-3 फंक्शंस मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ इतना ही काम नहीं करते हैं, ये हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस कर रहे होते हैं, जिनके बारे में तुम जब हायर क्लास में जाओगे तो तुम्हें डिटेल में बताया जाएगा ऑलरेडी। ओके, द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस ऑन इज पोन्स। ठीक है, पोन्स कौन सा है, ये पूरा पार्ट है पोन्स का। ठीक है, ये हमारे इनवॉल्वेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं और रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, आई होप तुम्हें इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, पोन्स तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट था हमारा ब्रेन का, जिसको हमने अच्छे से देख लिया। नाउ वी नीड टू डिस्कस ऑन इज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड अगेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके बारे में बात करते हैं। अगर जितना मैंने बताया है ब्रेन में एज अ क्रैश कोर्स तुम्हारे लिए मोर देन एनफ है, मोर देन सफिशिएंट है। तुम अगर इतना पढ़ के जाते हो ब्रेन के लिए तो वो तुम्हारे लिए काफ़ी होगा, उससे आगे कुछ नहीं पूछेगा तुमसे, सब कुछ मैंने तुमको बता दिया है। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो बेसिकली हमारा मेडुला का फर्दर एक्सटेंशन है, मेडुला से ही कंटिन्यू होता है। ठीक है, और ये एक बोनी स्ट्रक्चर में बंद रहता है, उस बोनी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो हमारे पास क्या है बेसिकली कि वर्टिब्रल कॉलम है, ये देखो ये पूरा का पूरा जो है ना ये पार्ट, दिस कंप्लीट पार्ट इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, ये पूरा नीचे तक, और इसी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमारा रहता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जो कि बहुत सॉफ्ट स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड जो है ना उसके अंदर भी एक मेम्ब्रेन होता है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एक मेम्ब्रेन होगा जो कि उसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, उसको भी हम मेनिंजेस बोलते हैं, जैसे ब्रेन में था ना वैसे ही। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये चीज़ें हैं हमारे ब्रेन के लिए, और ये क्या करती हैं, ये हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कंडक्शन कराता है। ठीक है, नर्व इम्पल्स को ब्रेन से, मतलब कि जो भी चीज़ें, जो भी सिग्नल आई है अलग अलग बॉडी के पार्ट से, उनको वो प्रोसेस करके ब्रेन तक भेजता है। फिर ब्रेन बताता है कि कैसे उसका रिस्पॉन्स करना है, तो वो फिर स्पाइनल कॉर्ड तक आएगा और फिर वो मैसेज चला जाएगा। तो ये पूरा का पूरा काम है हमारा स्पाइनल कॉर्ड का। आई होप तुम्हें स्पाइनल कॉर्ड में कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। अगर अगेन कोई अभी भी डाउट है तो बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, देखो यही से तुम्हें स्पाइनल कॉर्ड और अच्छे से समझ में भी आएगा। देखो क्या हो रहा है कि जैसे मान लो ये एक हॉट पेन है। ठीक है, इस पर हमारा गलती से हाथ टच हो गया, तो स्किन में हमारे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, मैंने जैसे कि बताया तुम्हें। अब वो रिसेप्टर्स मैसेज भेजेंगे, हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स लगे हुए हैं, वो न्यूरॉन्स मैसेज लेके जाएंगे हमारे कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड में। ये देखो जो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर है ना, ये है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये एक स्पाइनल कॉर्ड, मतलब ऐसे अलग अलग स्पाइनल कॉर्ड्स हैं हमारे पास पूरे सीरीज में लगे हुए। ठीक है, तो ये एक तरीके का हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। अब यहाँ से क्या हुआ कि हमारा जो सेंसरी न्यूरॉन है वो मैसेज लेके पहुँच गया स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, अब ये स्पाइनल कॉर्ड क्या किया, ब्रेन तक मैसेज को पहुँचा दिया कि ऐसा ऐसा हॉट हाथ, मतलब हॉट कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर हाथ हमारा टच किया है। ठीक है, अब उससे क्या होगा कि ब्रेन हमारा मैसेज भेजेगा, प्रोसेस करके हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स, हमने देख लिया कि कौन से पार्ट इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, वो पार्ट मैसेज भेजेगा किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, और वो रिले न्यूरॉन्स हो सकता है, फिर मतलब रिले न्यूरॉन्स जो होगा वो लेके आएगा इन्फॉर्मेशन, और फिर वो मोटर न्यूरॉन्स जो होंगे ना उनको बोलेगा स्पाइनल कॉर्ड कि जाओ और उसके मसल्स पे एक्ट करो और मसल्स को वहाँ से हटाओ। तो मोटर न्यूरॉन जो होगा, मान लो ये मसल्स है ना, तो इस मसल पे मोटर न्यूरॉन आके ऐसे बैठ जाएगा। ठीक है, और इसी को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी बोल रहे थे जो शुरुआत में मैंने तुमको बताया था। ठीक है, तो अब आके यहाँ पे बैठ जाएगा और बोलेगा कि मसल्स को यहाँ से हटाने के लिए, तो वो इन्फॉर्मेशन आएगा और मसल्स अचानक से हटेगा, बहुत ही फास्ट हटेगा, और वहाँ से हाथ हमारा हट जाएगा, जिससे जलने से हमारा हाथ बच सकता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, और जैसे ही हाथ टचा और हाथ हट गया अचानक से, दैट स्पेसिफिक प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन।
आई होप तुम्हें यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली कैसे रिफ्लेक्स एक्शन काम कर रहा है, रिफ्लेक्स आर्क काम कर रहा है, इसको अगर हम देखना चाहें तो देखो, सबसे पहले तो हीट था, ठीक है। हीट एक स्टिमुलस की तरह था, ठीक है। अब हीट कहाँ तक पहुंचा, हमारे स्किन पे, यानी कि रिसेप्टर पे। रिसेप्टर कौन सा है, स्किन है, ठीक है। अब ये जो हीट हमारे रिसेप्टर तक पहुंचा, वो इंफॉर्मेशन हमारा लेके गया सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड से ये मैसेज पहुंच गया ब्रेन तक, ठीक है। अब ब्रेन ने फिर सिग्नल भेजा इफेक्टर ऑर्गन तक विद हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड अगेन, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया फिर, सॉरी ये इफेक्टर ऑर्गन ने क्या किया, रिस्पॉन्स जनरेट किया और हाथ को विथड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये हाथ को विड्रॉल कर रहा है, यानी कि हीट आया, हीट के सेंसेशन से लेकर हाथ के विथड्रॉल करने तक ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस जो है दैट इज आवर रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। आई होप तुम्हें इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलो अब नेक्स्ट चीज, ये तो था हमारा ब्रेन के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है। ब्रेन में जिसमें हमने देख लिया कि तुम्हारा मतलब कि नर्वस सिस्टम के बारे में हमने डिटेल में देख लिया, इसमें हमने ब्रेन के बारे में बात की, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात की, रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क के बारे में बात किया, बॉडी के मूवमेंट्स के बारे में बात किया, जिसमें हमने वॉलंटरी मूवमेंट, इनवॉलंटरी मूवमेंट के बारे में बात किया। और जो ये रिफ्लेक्स आर्क है ना, ये जो मूवमेंट शो करता है ये इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये भी याद रखना। तो हमने मूवमेंट्स के बारे में भी बात कर लिया, हमने सेंस ऑर्गन्स के बारे में बात करा और हमने स्टिमुलस के बारे में बात करा, यानी कि ह्यूमन बींग का जो नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है दैट इज कवर टिल हीट। यहाँ से इसके आगे और कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं अब, तो देखो हम ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली दे रखा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते क्या हैं। देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स हैं, हम ओवरऑल जो ग्लैंड्स हैं ना उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो है एक्सोक्राइन और दूसरा है एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ये ग्लैंड्स बेसिकली अपने सिक्रीशन को किसी ना किसी ट्यूब के थ्रू, किसी ना किसी ब्लड वेसल्स के थ्रू अपना फ्लो करवाते हैं, जिनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। ये ग्लैंड हमारा लीवर का हो गया, ठीक है। लीवर में भी हमारा बाइल डक्ट होता है, उसके साथ कुछ ट्यूब्स लगी होती है, जिसके स्पेसिफिक ट्यूब से वो हमारा प्रोड्यूस होता है। लेकिन हमें एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जब हम बात करते हैं, तो ये ग्लैंड अपने हॉर्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं, ठीक है। और ब्लड स्ट्रीम की मदद से ये हार्मोन बेसिकली कहाँ पे चला जाता है, हमारे टारगेट ऑर्गन्स के पास जाता है। टारगेट ऑर्गन जो भी होगा वहाँ तक ये चला जाएगा। जैसे कि पिट्यूटरी हार्मोन का काम है, पिट्यूटरी ग्लैंड का काम है कि वो हमारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और बाकी बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरे हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मान लो कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड अपना हार्मोन सिक्रेट करेगा जो कि ब्लड स्ट्रीम में जाकर रिलीज होगा, और ब्लड के ही मदद से वो एड्रिनल ग्लैंड तक पहुंचेगा और फिर वहाँ वो अपना काम करेगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा है, एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे ब्लड के थ्रू मूव करते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारे बेसिकली अलग अलग ट्यूब्स लगे हुए होते हैं उनके थ्रू मूव करते हैं, ठीक है। हमने पढ़ लिया है एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में कि यहाँ सीक्रेट द प्रोडक्ट इनटू अ डक्ट और ट्यूब, ठीक है। इसमें हमारा सलाइवरी ग्लैंड आ गया, लीवर आ गया, ये सारी चीज़ें हमारी आ गई। पेनक्रियाज भी हमारा एक तरीके का एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी, इसलिए हम उसको हेपेटोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में तो डिटेल में नहीं पढ़ना है हमें, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। तो एंडोक्राइन के बारे में बात करते हैं हम। देखो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स है, ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक केमिकल रिलीज करते हैं जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यही जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है कौन कौन सा, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रिनल, टेस्टिस एंड ओवरीज। क्या सबके बारे में पढ़ना है? नहीं। टेस्टिस और ओवरी के बारे में तो मैंने ऑलरेडी तुम्हें रिप्रोडक्शन चैप्टर में बता रखा है, ठीक है। और इसको हम एक फ्लो चार्ट से समझ लेंगे कि कौन सा ग्लैंड क्या काम करता है और वी आर गुड टू गो। देखो जैसे कि हम पहले बात करें थायराइड ग्लैंड के बारे में, तो थायराइड ग्लैंड क्या करता है, थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन्स रिलीज करता है, एक तो थायरोक्सिन और एक कैल्सिटोनिन, ठीक है। इनका काम क्या होता है, बॉडी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना और टेम्परेचर को मेंटेन करना, रेगुलेट करना, ठीक है। एक याद रख सकते हो सिर्फ थायरोक्सिन के बारे में, कैल्सिटोनिन के बारे में तुम छोड़ सकते हो, ठीक है। दूसरा ग्लैंड है हमारा पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड क्या करता है, तो ये हमारे स्टिमुलस रिलीज करता है जिससे कैल्शियम आयंस हमारे बोन तक
बोन से रिलीज हो सके, ठीक है। उसके बाद है हमारा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में भी दो पार्ट्स होते हैं। तो जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है वो पार्ट होता है आइलैंड्स ऑफ लैंगरेंस बोलते हैं उसको, और आइलैंड्स ऑफ पेनक्रियाज बोलते हैं। ये दो हार्मोन रिलीज करता है, एक तो इंसुलिन और एक ग्लूकागॉन। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर को हमारा जो भी हम शुगर खाते हैं उसको डाइजेस्ट करता है, सिंपली हम बात करें तो। और ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकागॉन हमारा ग्लाइकोजन को तोड़ता है लिवर में। जैसा कि तुम्हें मैंने लाइव प्रोसेस में बताया था कि हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे लिवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो तुम खाना नहीं खाओगे ना, तो ग्लूकागॉन रिलीज होगा और इस ग्लाइकोजन को तोड़ के उससे एनर्जी ड्राइव करेगा। तो वो हार्मोन कौन सा रिलीज कर रहा है, हमारा ये आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। टेस्टिस के बारे में ऑलरेडी रिप्रोडक्शन में मैंने बता दिया है। अगर तुमने रिप्रोडक्शन चैप्टर नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो, इसी प्लेलिस्ट में तुम्हें मिल जाएगा। टेस्टिस बेसिकली हमारे स्पर्म प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने का काम करता है। ओवरी है, फीमेल में रहता है। ओवरी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। अगेन ये भी मैंने बताया हुआ है तुम्हें। ये हमारा एग मैच्योरेशन का काम करेगा और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करेगा। और जो प्रोजेस्टेरॉन है वो फर्टिलाइज एक मतलब यूट्रस में फर्टिलाइज एग आ रहा है उसके लिए यूट्रस को प्रिपेयर करेगा, ठीक है। फिर आता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में दो पार्ट होते हैं, एक तो मेडुला होता है और एक कॉर्टेक्स होता है। जो एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला मतलब देखो, एड्रिनल ग्लैंड में तुम बस ये याद रख सकते हो कि ये ऐसा ग्लैंड है जो तीन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। 3F तुम इसको बोल सकते हो। एड्रिनल ग्लैंड इज एसोसिएटेड विथ 3F, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। जैसे कि ये फियर और फाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, इपिनेफ्रिन और नॉरएफ्रिन। लेकिन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं वो हमारे स्ट्रेस हार्मोन है, ये हमारे लिए हेल्प करते हैं, बॉडी के अलग अलग कॉर्टिसोल लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं, और इनका ये स्पेसिफिक काम होता है, ठीक है। ये सब चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया। एल्डोस्टेरोन जो होता है वो हमारा सोडियम कंटेंट को ब्लड स्ट्रीम में रेगुलेट करता है कि ब्लड स्ट्रीम में कितने सोडियम कंटेंट है। अगेन इतने डिटेल में नहीं पढ़ना है तुम्हें, बट एक फ्लो चार्ट है तो तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा सब चीज़ें याद करना। पीनियल ग्लैंड जो है वो हमारे मेलाटोनिन सीक्रेट करता है और स्लीप साइकिल वगैरह को मेंटेन करता है, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव साइकिल को भी मैमल्स के अंदर मेंटेन करने का काम करता है। आई होप तुम्हें यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा। ये सब बेसिक जो भी हमारे पास हार्मोन्स हैं जो अलग अलग पार्ट से रिलीज हो रहे हैं उनके बारे में हमने देख लिया। तुम्हें यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा, सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। थोड़ा एक दो और हमारे पास ऑर्गन्स हैं, सॉरी ग्लैंड्स हैं, जिनके बारे में बात करना है। हाँ, ये टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसके बारे में नहीं बात करेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा और हम एक दो और ग्लैंड्स हैं जिनके बारे में हमने अभी बात नहीं किया है, जो फ्लो चार्ट में बता पाना मुश्किल था, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हाइपोथैलेमस। देखो, जो हाइपोथैलेमस है हमारा, ये क्या करता है, ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, हमारा मिड ब्रेन में है, मैंने बताया है अभी, ठीक है। ये क्या करता है, ये रिलीजिंग हार्मोन निकालता है, और एक और हार्मोन निकालता है इनहिबिटरी हार्मोन। ध्यान से समझना इसको, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन ये है इन हार्मोन्स को निकाल के कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट कर सके, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकालेगा, कितना निकालेगा, उन सभी चीज़ों पे किसका कंट्रोल है, हाइपोथैलेमस का। और बाकी बॉडी के जो भी ग्लैंड्स हमने पढ़े हैं उस पे किसका कंट्रोल है, पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो देखो, सबसे पहले है, सबसे ऊपर है हमारा, देखो ऐसे हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड। ऐसे समझो कि बाकी बॉडी के जो भी हार्मोन्स हैं, जो भी ग्लैंड्स हैं, उनको कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। और जो सबको रेगुलेट कर रहा है उसको भी कोई रेगुलेट कर रहा है, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। मतलब वही बात हो गई, बाप का भी बाप होता है तो पिट्यूटरी का भी बाप हो गया हाइपोथैलेमस, जो उसको कंट्रोल करने का काम कर रहा है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा हाइपोथैलेमस का बात। अब हम एक और हार्मोन है, अगेन पिट्यूटरी। पिट्यूटरी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो हमने बात किया ही नहीं अभी, तो पिट्यूटरी पे ही बात करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या होता है अगर हम डिटेल में देखते हैं तो ये अगेन हमारा हाइपोथैलेमस के नीचे ही रहता है, बिलो हाइपोथैलेमस। पहला पार्ट तो ये हो गया कि हाइपोथैलेमस के बिलो रहता है, ठीक है। और ये एक नहीं, करीब करीब 13 से 15 हार्मोन से रिलीज करता है, बहुत सारे, ठीक है। सो मेनी हार्मोन्स रिलीज करेगा,
क्या तुम्हें सारे याद रखने हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन कौन से याद रखने हैं वो मैं बताता हूँ। पहला है ग्रोथ हार्मोन, ये याद रख लेना। ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा रिलीज होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज कर रहा है तो आदमी का ग्रोथ ज़्यादा होगा, अगर नहीं रिलीज कर रहा है तो ग्रोथ नहीं होगा, डॉर्फ हो जाएगा वो, ठीक है, बौना बन जाएगा। ये हो गया हमारा ग्रोथ के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास और भी हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड निकालता है, जैसे कि गोनेडोट्रोफिन हार्मोन हो गया, ठीक है, गोनेडोट्रोफिन हो गया, मेलानिन हो गया, और भी बहुत अलग अलग हैं, बट वो सभी चीज़ें याद नहीं रखनी है। बस पिट्यूटरी ग्लैंड ये याद रखना एसोसिएटेड विद ग्रोथ, ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज कर रहा है, दैट मीन्स कि वो इंसान का ग्रोथ ज़्यादा होगा। गिगाटिज्म उसको जाइजेंटिज्म बोलते हैं और डॉर्फिज्म बोलते हैं। अगर कम रिलीज हो रहा है तो छोटा आदमी हो जाएगा, बौना हो जाएगा। तो ठीक है, ये हमने देख लिया, थायराइड ग्लैंड हमने देख लिया पूरा, ठीक है। चलो यहाँ तक में हमने सब कुछ सारे ग्लैंड्स के बारे में अच्छे से बात कर लिया है, ठीक है। अब इसमें लोग बहुत सारे हैं जो डायबिटीज़ वगैरह से एसोसिएट करते हैं पेनक्रियाज को, ठीक है, तो उनके वो एक्चुअली में होता है, बट वो तुम्हें इस लेवल पे जाके क्रैश कोर्स में नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगेन वो आने वाला है नहीं तुम्हारा। अब हमें बात करना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स के बारे में। प्लांट में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, इस पर भी डिटेल में डिस्कस करना है हमें। देखो, बेसिकली प्लांट के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है, ना ही उसके पास कोई सेंस ऑर्गन लाइक ईयर, आइज, नोज वगैरह होता है, ठीक है। लेकिन जो प्लांट है वो अलग अलग चीज़ों को फिर भी सेंस कर पाता है। कैसे? तो देखो, प्लांट कोऑर्डिनेट्स देयर बिहेवियर अगेंस्ट इन्वायरमेंटल चेंज यूजिंग हार्मोन्स। ये इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए कि उनके पास क्या है, हार्मोन्स है, जो उनके बॉडी के लिए क्या करने का काम कर रहा है। बेसिकली जो भी केमिकल उनके इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है वो हार्मोन के थ्रू वो स्टिमुलस हार्मोन को यूज कर रहे हैं और अलग अलग कोऑर्डिनेशन करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। देखो, प्लांट बेसिकली दो तरीके से अपना कोऑर्डिनेशन करता है। एक तो मूवमेंट के थ्रू, प्लांट अलग अलग तरीके से मूवमेंट शो करेगा, जिससे हमें पता लग सकता है कि हाँ कैसे प्लांट रिस्पॉन्स कर रहा है अपने स्टिमुलस के अगेंस्ट। और दूसरा है हार्मोन्स, कि अगर स्पेसिफिक टाइप का हार्मोन रिलीज हो रहा है, ठीक है, वो सभी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे प्लांट जो है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है, ठीक है। अब देखो, हार्मोन्स की ही जब हम बात करते हैं तो हमारे पास प्लांट के कुछ हार्मोन्स हैं, जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रालिन, ठीक है, इसके बारे में मत पढ़ना तुम, एब्सिसिक एसिड और इथेलिन, ठीक है, इसके बारे में नहीं पढ़ना होता है वैसे तो, स्टेरॉयडल हार्मोन है, ठीक है। 11th क्लास में भी जाओगे तो भी तुमको ये नहीं पढ़ाया जाएगा। देखो, जो ऑक्सिन है हमारा वो रिलेटेड होता है हमारा स्टेम इलोंगेशन से, रूट ग्रोथ से और फ्रूट के डेवलपमेंट से। जो साइटोकाइनिन है वो रूट ग्रोथ करता है और जर्मिनेशन में मदद करता है। जो जिब्रालिन है वो सीड बर्ड बनाएगा और उसको जर्मिनेट करेगा, स्टेम को अगेन इलोंग करेगा और फ्रूट को डेवलप करने में मदद करेगा। जो एब्सिसिक एसिड है वो ग्रोथ को इनहेबिट करता है और सीड के डोरमेंसी को हमारा प्रमोट करता है, ठीक है। और इथाइलिन जो है फ्रूट पकाने में मदद करता है और पत्ते झड़ने में से रोकता है, ठीक है। तो ये कुछ हैं हमारे हार्मोन्स के काम, जैसे कि स्टेम इलोंगेशन। तो जो मान लो कि ये है हमारा कोई प्लांट, तो प्लांट का जो एपिकल पार्ट होता है ना, एपिकल पार्ट पे प्रेजेंट होगा ऑक्सिन, ठीक है। एपिकल पार्ट मतलब जो ग्रोइंग पार्ट है, ऊपर का पार्ट है वो, ठीक है। एपिकल पार्ट पे होगा ऑक्सिन और वो फिर क्या करेगा, ऑक्सिन हमारा स्टेम का इलोंगेशन करेगा, वहीं पे उसको रह के उसके रूट को भी ग्रो कराएगा, रूट में भी रहता है ऐसे, यहाँ पे ऑक्सिन रहेगा, वो रहेगा और फ्रूट को भी बड़ा कराने में मदद करता है। साइटोकाइनिन अगेन वही रूट ग्रोथ, और ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो ये बेसिकली प्लांट हार्मोन्स हैं जो क्या काम कर रहे हैं, जो स्पेसिफिक काम कर रहे हैं इन सभी का प्लांट के लिए, ठीक है। आई होप तुम्हें प्लांट हार्मोन में ऑक्सिन क्लियर होगा, ठीक है, से साइटोकाइनिन क्लियर होगा, जिब्रेलिन क्लियर होगा, एब्सिसिक एसिड क्लियर होगा और इथाइलिन क्लियर होगा, ठीक है। ये कुछ हार्मोन्स है। अगेन जब हम डिटेल में बात करते हैं, जब हम रेगुलर क्लास में रहते हैं, तो अभी हम इसको इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं बात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब क्या करता है जो प्लांट है ना, प्लांट अलग अलग मूवमेंट भी शो करता है, ठीक है। और मूवमेंट को हम बोलते हैं, बेसिकली जो प्लांट है वो ऐसे समझो कि दो टाइप का मूवमेंट शो करता है। प्लांट के अंदर दो टाइप का मूवमेंट होता है। एक मूवमेंट को हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट और दूसरे को बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो बेसिकली जो ये प्लांट है वो एक एक्सटर्नल स्टिमुलस के थ्रू कोई भी काम करे, कोई भी मूवमेंट शो करे, ठीक है। अगर कोई स्टिमुलस आ रहा है और उसके अगेंस्ट में कोई काम करता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। इसमें बेसिकली डायरेक्शनल मूवमेंट होता है ये,
जो प्लांट करता है, ठीक है, और ये ग्रोथ के लिए होता है, ठीक है। ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, नास्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, और इसमें ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होता है। नास्टिक मूवमेंट में कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक तुम्हें कोई डाउट नहीं है? देखो, अब मान लो कि अगर प्लांट का ग्रोथ एक स्पेसिफिक स्टिमुलस यहाँ पे आया, ठीक है। अब ये प्लांट है, जस्ट अ सेकेंड, मान लो कि ये एक स्पेसिफिक स्टिमुलस है, ठीक है, कुछ भी हीट लाइट कुछ भी हो सकता है, और प्लांट जो है हमारा, उस प्लांट का ग्रोथ, ये है हमारा प्लांट का बॉडी एंड दिस इज प्लांट लीफ। अब मान लो प्लांट का ग्रोथ इधर की तरफ हो रहा है, ठीक है, तो इस स्टिमुलस को हम बोलेंगे नेगेटिव ट्रॉपिक और नेगेटिव ट्रॉपिज्म, नेगेटिव ट्रॉपिज्म, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव ट्रॉपिज्म हो जाता है जब अगर प्लांट अगर स्टिमुलस इधर है और ग्रोथ भी इधर की तरफ ही हो तो पॉजिटिव हो जाता है। अगेन सिंपल चीज़ें हैं ये, तो तुम्हें ऑलरेडी पता होंगी, ठीक है। डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, ये सभी चीज़ों पे हमने बात कर लिया। ग्रोथ के लिए होता है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और नेगेटिव ट्रॉपिज्म पे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ट्रॉपिज्म क्लियर हो गया। अब देखो, अब ये जो ट्रॉपिज्म है ना, ये अलग अलग तरीके का होता है। कौन कौन से तरीके का होता है सर? तो पहला जो ट्रॉपिक मूवमेंट है वो है हमारा फोटोट्रॉपिज्म, जो कि लाइट के रिस्पॉन्स में होगा, ठीक है। और प्लांट के पास अगर एक्सेस लाइट मिलेगी ना तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, विच रिजल्ट्स टू एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो पहला हमारा क्या हो गया ट्रॉपिज्म में, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो गया, जिसमें जो प्लांट का मूवमेंट है वो लाइट के वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इफ प्लांट पार्ट्स मूव टुवर्ड्स द लाइट, दैट मीन्स वहाँ पे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म हो रहा है। अगर प्लांट का पार्ट्स अगेंस्ट लाइट के मूव कर रहा है तो वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म हो रहा है। आई होप तुम्हें इसमें कोई डाउट नहीं होगा फोटोट्रॉपिज्म में, ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या होता है एक्चुअली कि हमारा ये सनलाइट आया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा है प्लांट, ठीक है। तो प्लांट तो सनलाइट की तरफ ग्रो करेगा, लेकिन जो ऑक्सीजन हार्मोन्स होंगे ना प्लांट के, वो सारे के सारे इधर आ जाएंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन में चल जाएंगे। तो ऑक्सीजन जो है वो क्या है, ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव ट्रॉपिज्म शो करता है अगेंस्ट लाइट, ठीक है। आई होप तुम्हें फोटोट्रॉपिज्म क्लियर हो गया होगा। अगेन ये एक एबायोटिक स्टिमुलस है, लाइट तो एबायोटिक स्टिमुलस है ना, उसमें कोई लिविंग थिंग्स तो है नहीं, लाइट इज नॉन लिविंग थिंग्स। अगेन जो जियोट्रोपिज्म है, जियोट्रोपिज्म का मतलब है ग्रेविटी का, कि जो हमारा ये प्लांट है, ठीक है, अगर ये हमारा प्लांट है तो ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ ले रही है, ठीक है। तो देखो सोज रूट नेगेटिव सूट सोज नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। अब ये जो प्लांट है इसकी ग्रोथ तो ऊपर की तरफ होगी ना, जो इसके सूट पार्ट है वो तो ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे ना, सूट तो ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे, ठीक है। ग्रो अवे एंड पुल ऑफ द ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है लेकिन सूट ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया। यानी कि ये कैसे हैं, जो सूट है वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो रूट है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो कर रहा है, क्योंकि रूट पार्ट ये है और ग्रेविटी भी नीचे लग रही है और रूट भी नीचे की तरफ ही ग्रो कर रहा है, तो इसलिए जो रूट है वो हमारा पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है, ठीक है। इंश्योर सूट रूट फ्रॉम जर्मिनेटिंग सीड्स ग्रो इन राइट डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द सीड। अब आप किसी तरीके से सीड को आप लगा दोगे ना तो रूट और सूट जो होंगे वो राइट डायरेक्शन में इसी वजह से आ पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे उनकी अलाइनमेंट अच्छे से हो पाई है। तो फोटोट्रॉपिज्म क्लियर हो गया, जियोट्रॉपिज्म क्लियर हो गया। आई होप अगर कोई डाउट है इसमें तो बताओ तुम कमेंट सेक्शन में फटाफट। नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म बेसिकली वाटर और मॉइस्चर की बात हो गई। अगेन ये भी एक एबायोटिक कंपोनेंट है। रूट टिप नॉर्मली ग्रो टुवर्ड्स डैम्पर एरियाज ऑफ सॉइल, वही जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ पे रूट टिप ग्रो होगा एंड इंक्रीज द एक्सेस इंक्रीजिंग देयर एक्सेस टू वाटर। अगेन रूट टिप जो है, रूट का पार्ट, अगर देखो मान लो कि अगर हम अगेन अगर जाएँ हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में और मैं बताऊँ तुम्हें, तो इसको हम बोलते हैं कॉटिलिडन, इस पार्ट को हम बोलते हैं प्लोम्यूल और इस पार्ट को हम बोलते हैं रेडिकल। तो जो रेडिकल है वो रूट डेवलप करता है, ठीक है। तो ये रेडिकल ऑटोमेटिकली क्या करता है, अपने आप को नीचे की तरफ शिफ्ट कर लेता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो इससे भी हमारा हाइड्रोट्रॉपिज्म से रूट का पॉजिटिविटी है और नेगेटिव है वो वाला पार्ट। तो तीन हमारा हो गया, एक तो फोटो मतलब लाइट, जियो मतलब ग्रेविटी और हाइड्रो मतलब वाटर। नेक्स्ट थिंग इज थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मो मतलब टच होता है, ठीक है। अब टच तो किसी भी तरीके से हो सकता है कोई एबायोटिक कंपोनेंट वो टच कर रहा हो, कोई नॉन लिविंग थिंग्स, या हो सकता है कि कोई बायोटिक कंपोनेंट भी टच कर रहा हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो भी हमारे पास क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं ना,
वो क्लाइम प्रोवाइड करते हैं किसी ना किसी टच की मदद से। जैसे कि मान लो जो क्रीपर्स होते हैं हमारे, वो एक ऐसे दीवार है, ठीक है। अब उस दीवार पे ये ऐसे अपना क्रीपिंग ऐसे कर करके वो चढ़ जाते हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया, फिर कोई और प्लांट्स हो गए, तो वो क्या करते हैं, वो उस तरीके से उस पर टच करके वो प्लांट उस पर वो चल सकते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि ग्रेटर एक्सेस, अब देखो यहाँ पे क्या है कि क्लाइम देम इन अ सर्टेन एडवांटेज, दैट इज ग्रेटर एक्सेस टू लाइट इन डेंस रेन फॉरेस्ट, ठीक है। अब जो चढ़ पाएंगे तो लाइट का एक्सेस उनको मिल पाएगा रेन फॉरेस्ट में, और उससे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करके उसके अराउंड को कर्ल करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अगेन है, अब लास्ट है हमारा कीमोट्रोपिज्म, जो कि है केमिकल से रिलेटेड। केमिकल्स तो बायोटिक भी हो सकता है और एबायोटिक भी हो सकता है। कोई प्लांट भी अगर दूसरा प्लांट ही कोई केमिकल रिलीज कर दे तो उससे एक प्लांट का ग्रोथ रुक सकता है या बढ़ सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ें आ गई हमारी। पोलन ट्यूब का जो काम होता है वो भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो पोलन ट्यूब में बेसिकली हमारा पोलन ग्रेन जो है वो आया है, पोलन ग्रेन आया है उसको सेंस करेगा। तो ये सभी चीज़ें क्या है, ये सभी केमिकल चीज़ें हैं जो केमिकल की वजह से हमारे प्लांट जो है वो कोई स्टिमुलस शो कर रहा है, कोई रिस्पॉन्स शो कर रहा है, दैट इज अगेन आवर कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तुम्हें तो बता सकते हो फटाफट से। 1 घंटे के अंदर अंदर हमने अपने इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आई होप तुम्हें यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा। फोटोट्रोपिज्म तुम्हें क्लियर है, तुम्हें जियोट्रोपिज्म क्लियर है, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म और कीमोट्रोपिज्म क्लियर हो गया, ठीक है। यानी कि ये जो प्लांट का मूवमेंट होता है वो 2 तरीके का होता है, हमने देखा। एक तो नास्टिक मूवमेंट, एक ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट वो मूवमेंट है जो किसी स्टिमुलस की वजह से हो, और नास्टिक मूवमेंट स्टिमुलस की वजह से नहीं होता है, रेगुलर मूवमेंट होता है वो, ठीक है। और वो ग्रोथ के लिए नहीं होता है, लेकिन ट्रॉपिक मूवमेंट ग्रोथ के लिए होता है। 5 तरीके का ट्रॉपिक मूवमेंट हमने देखा, फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, थिग्मोट्रॉपिक एंड कीमोट्रॉपिक, ठीक है। पांचों हमने देख लिया और पांचों के बारे में हमने डिटेल में देख लिया कि कैसे पांचों के पांचों स्टिमुलस हमारे काम करते हैं प्लांट के अंदर। आई होप तुम्हें इस यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। नास्टिक मूवमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन द रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस विच इज डायरेक्शन इज नॉट डिटरमाइंड बाय, अगेन वही बात हो गई जो हमने बात किया था, फोल्डिंग ऑफ लीफ, टचिंग, नास्टिक मूवमेंट। सिंपल है, नास्टिक मूवमेंट तो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये हो गया हमारा नास्टिक मूवमेंट। देखो थोड़ा एक बेसिक डिफ्रेंसिएशन हम कर लेते हैं नास्टिक मूवमेंट में। तो जो और ट्रॉपिक मूवमेंट, जो ट्रॉपिक मूवमेंट है वो यूनिडायरेक्शनल होता है और स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होता है, ठीक है। और ये नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स है किसी भी स्टिमुलस पे, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टिमुलस होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो ग्रोथ होता है वो डिपेंड करता है मूवमेंट पे, और यहाँ पे मूवमेंट डिपेंडेंट ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है। मोर और लेस परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं वो परमानेंटली होते हैं, हमेशा के लिए होंगे और इरिवर्सिबल होंगे। लेकिन जो नास्टिक मूवमेंट होता है वो टेम्परेरी होता है और वापस वो नॉर्मली हो जाते हैं, ठीक है। और ट्रॉपिक मूवमेंट हर एक प्लांट में मिलेगा, लेकिन नास्टिक मूवमेंट कुछ स्पेशलाइज प्लांट में मिलेगा, ठीक है। और ट्रॉपिक मूवमेंट बहुत स्लो एक्शन से काम करते हैं, लेकिन नास्टिक मूवमेंट बहुत इमीडिएटली काम करेंगे। तो नास्टिक मूवमेंट तुम ऐसा समझ लो कि वो घर के शादी वाले जो फूफा जी नहीं होते, वो हैं जो फटाफट से रूसते हैं और फटाफट मान भी जाते हैं। और ट्रॉपिक मूवमेंट वाला झगड़ा वाला सीरियस झगड़ा हो गया तो वो जो शो हो रहा है वो काम हो गया, ठीक है। तो ये था तुम्हारा। तो देखो यहाँ पे हमने 1 घंटे के अंदर में पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को डिटेल में डिस्कस किया है। थोड़ा सा फास्ट मैंने कराया है, क्यों कराया है उसका रीज़न ये है कि सिर्फ 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, और वो भी 3 मार्क्स में स्पेसिफिकली तुम न्यूरॉन्स के फंक्शन को देख लेते हो, रिफ्लेक्स आर्क को देख लेते हो, और प्लांट हार्मोन्स को देख लेते हो, और ये एनिमल हार्मोन्स को देख लेते हो, मतलब ह्यूमन हार्मोन्स को। तो यू आर गुड टू गो। उसमें तुम्हारे 3 मार्क्स से कोई, मैं गारंटी देता हूँ कि कोई क्वेश्चन तुम्हारा नहीं छूटेगा, ठीक है। अगर अभी भी तुम्हें कोई डाउट है इस पूरे लेक्चर में तो कमेंट सेक्शन में बताओ, उस डाउट को मैं सॉल्व कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। और फिर तुम और भी जो भी हमने वीडियोस बनाए, हेरिडिटी के हो गए, रिप्रोडक्शन के हो गए, या फिर लाइफ प्रोसेसेस के हो गए, वो तुम आसान अपना देख सकते हो, और उसमें कोई डाउट होगा तो उसमें भी पूछ सकते हो तुम, ठीक है। आई होप तुम्हें ये पूरा पढ़ के मजा आया होगा, ठीक है। चलो तो हम यहाँ तक अभी रहने देते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट आवर इन्वायरमेंट।